नफरत ए इश्क एपिसोड 44। वेदिका उसे कोई जवाब नहीं देती। वो ड्रेसिंग टेबल से अपनी चूड़ियां लेकर उन्हें पहनने लगती है। अश्वथ भी आगे कुछ नहीं कहता और रेडी होने लगता है। कुछ ही देर में दोनों तैयार हो जाते हैं। अश्वथ वेदिका के कमर में हाथ डाल उसके साथ कमरे से निकल जाता है। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। लाइफ केयर हॉस्पिटल। वेदिका इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर बेहोश थी और अश्वथ उसके सामने बैठा हुआ अपलक उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो कोई नहीं बता सकता था। तभी समर्थ वार्ड में एंटर करता है और अश्वथ के कंधे पर हाथ रख कहता है, आशु, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू जानता है कि भाभी कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, तब भी तू उनको डैन में लेकर चला गया। असल में अश्वथ वेदिका को डैन लेकर गया था जहां उसने उसी लड़के और लड़की को बेरहमी से सजा दी थी, जिसे देख वेदिका बेहोश हो गई थी। अश्वथ समर्थ को कोई जवाब नहीं देता। समर्थ भी आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वेदिका को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसको सब धुंधला नजर आता है। कुछ ही देर में उसके सामने सब कुछ साफ हो जाता है तो वो खुद को एक अस्पताल में पाती है। वो अपने आसपास देखती है तो उसकी नज़र अश्वथ पर जाती है। अश्वथ उसे ही बिना भाव के देख रहा था। उसे देखते ही वेदिका की आंखों के सामने अश्वथ का वो खौफनाक चेहरा आ जाता है। कैसे उसने उन दो लोगों को बेरहमी से मार दिया। वेदिका की आंखों से बेहिसाब आंसू गिरने लगते हैं। अश्वथ खड़ा हो उसके आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है कि वेदिका एकदम से पीछे की तरफ झुक घबराते हुए कहती है, I, no, don't touch me. वेदिका रोते हुए अश्वथ से कहती है, मुझे हाथ मत लगाइए, आप एक खूनी है। कितनी बेरहमी से मार दिया आप। आपने उन दोनों को। अश्वथ बिना भाव के वेदिका को देख कहता है, हाँ मार दिया मैंने उन्हें क्योंकि उन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया था। ये बोल वो वेदिका का हाथ पकड़ने लगता है। वेदिका जल्दी से बिस्तर से उतर अश्वथ को वार्न करते हुए गुस्से में कहती है, मैंने कहा दूर रहिए मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। उसकी बात सुन अश्वथ को गुस्सा आने लगता है। उसकी आंखें पूरी लाल होने लगी थी। समर्थ भी वही खड़ा अश्वथ को देख रहा था और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गुस्से में वेदिका के साथ कुछ गलत न कर दे। समर्थ जल्दी से अश्वथ का हाथ पकड़ उसको शांत करते हुए कहता है, आशु, शांत हो जा। तूने जो किया उसके बाद भाभी का गुस्सा होना लाजमी है। वो ये सब से वाकिफ नहीं है। तू अपने गुस्से को काबू में रख। अश्वथ अपने गुस्से से भरी नजरें समर्थ पर करता है। उसकी आंखें देखकर समर्थ भी सहम जाता है। अश्वथ अपनी सर्द आवाज में समर्थ से कहता है, I, out. समर्थ हिम्मत करके कहता है, आशु, तू अभी गुस्से में है। तू कुछ भी। तभी अश्वथ वेदिका को देख जोर से चिल्लाता है, मैंने कहा बाहर जा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुन समर्थ और वेदिका दोनों ही घबरा जाते हैं। समर्थ एकदम से अश्वथ का हाथ छोड़ देता है। वो एक नज़र वेदिका को देख वार्ड से निकल जाता है। अश्वथ वेदिका को देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, I, queen, come here. वेदिका पीछे की बढ़ घबराते हुए कहती है, न नहीं मैं कभी एक खूनी के पास नहीं आऊंगी। आप एक खूनी है अश्वथ। उसकी बात सुन अश्वथ की गुस्से से मुट्ठी बन जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे पास आओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा क्वीन। ये बोल अश्वथ अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी नसें तन चुकी थीं जो उसके शरीर पर साफ दिख रही थीं। वेदिका उसकी लाल आंखें देख सहम जाती है। उसके कदम खुद रुक जाते हैं। वेदिका घबराते हुए कहती है, ना, नहीं, आप मुझे भी मार देंगे। मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगी। उसके मुंह से फिर ना सुन अश्वथ का खून खौल जाता है। अश्वथ अपना ब्लेजर उतारकर वही काउच पर फेंक देता है। फिर अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए धीरे धीरे वेदिका की तरफ बढ़ने लगा है। वेदिका उसको अपनी तरफ बढ़ते देख घबरा जाती है। उसके कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं।
वो पीछे जाते हुए एकदम से वॉल से लग जाती है। वो बचकर भागने ही वाली थी कि अश्वथ उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। अश्वथ को अपने इतने करीब देख वेदिका की जान हलक में आ जाती है। उसकी सांसें एक पल को रुक जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वेदिका अपनी धड़कनें बहुत अच्छे से सुन पा रही थी, वही अश्वथ भी उसकी धड़कनें बहुत अच्छे से सुन रहा था। अश्वथ वेदिका को देख सर्द लहजे में कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? क्या तुमने भी मुझे धोखा दिया है? वेदिका उसको देख घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं मैंने आपको खून करते देखा है, तो आप मुझे भी मार देंगे ताकि मैं किसी को कुछ न बताऊं। उसकी बात सुन अश्वथ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो वेदिका के होठों के पास धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्वीन? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो तुम अब तक जिंदा होती, मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। उसकी बात सुन वेदिका की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, तो क्यों नहीं मारा आपने? कम से कम मुझे ये तो नहीं देखना पड़ता कि मेरा पति एक खूनी है। प्लीज मार दीजिए मुझे अश्वथ। उसकी बात सुन अश्वथ को अपने दिल में एक चुभन सी होती है। वो वेदिका की कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, धोखा दिया था उन दोनों ने मुझे, और मेरे पास धोखेबाज की एक ही सजा है, दर्दनाक मौत। वेदिका अपने आंसू पोंछ अश्वथ की आंखों में देख गुस्से में कहती है, और आपने जो धोखा मुझे दिया उसका क्या? आपने 3 महीनों तक मुझसे अपने खूनी होने का सच छुपाया, उसे भी तो धोखा देना ही कहेंगे ना? तो उसकी क्या सजा दूं मैं आपको? अश्वथ एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें अपनी हकीकत से आज वाकिफ करवाया है। आज मैंने तुम्हें अश्वथ धनराज के दूसरे रूप एडी से मिलवाया है, IAD, जो किसी की भी जान ले सकता। वेदिका उसको घूरते हुए कहती है, लेकिन मुझसे शादी अश्वथ धनराज ने की थी, न कि किस IAD ने। तो फिर मुझे ये सब क्यों दिखाया आपने? क्यों ले गए मुझे अपनी जुर्म से भरी उस बेरहम दुनिया में? अश्वथ उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस उसके कान के पास धीरे से कहता है, Did you forget the condition of our marriage, queen? वेदिका उसकी बात सुन कंफ्यूज हो जाती है। वो अश्वथ को देख कहती है, तो किसी के खून का मेरी शर्त से क्या लेना? अश्वथ टेढ़ी मुस्कान लिए वेदिका के होठों पर पैक कर कहता है, अपनी शर्त याद करो क्वीन, तुम्हें इस खून में और अपनी शर्त में एक चीज कॉमन मिलेगी। वेदिका कंफ्यूज हुई सोचने लगती है। बहुत देर सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि अश्वथ किस बारे में बात कर रहा है। वो इरिटेट हुई कहती है, मुझे नहीं पता क्या कॉमन है, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। अश्वथ वेदिका के गाल पर अपने होंठ चलाते हुए कहता है, दोनों में धोखा कॉमन है। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया जिस वजह से मैंने उन्हें मार दिया, और तुम्हारी शर्त भी धोखे की वजह से ही है, इसलिए ये बोल वो शांत हो जाता है और वेदिका को देखने लगता है। उसकी बात का मतलब समझ वेदिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके चेहरे के भाव देख अश्वथ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो वेदिका के चेहरे पर झुक कहता है, बिल्कुल सही समझ रही हो क्वीन। वेदिका हैरानी से अश्वथ को देख घबराते हुए कहती है, नहीं मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अश्वथ, मुझे सिर्फ नीरज से बदला लेना है, उसे मारना नहीं है। मैं किसी का खून नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। अश्वथ उसको अपने सीने से लगा लेता है। वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अश्वथ की शर्ट अपनी मुट्ठी में भींच रोने लगती है। अश्वथ उसके बालों को सहलाते हुए उसको रिलैक्स करता है। वेदिका रोते हुए कहती है, नहीं अश्वथ, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने किसी की जान नहीं ले सकती, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर मुझे बदला लेने के लिए किसी की जान लेनी पड़ेगी तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई भी बदला। अश्वथ उसके सर पर किस कर कहता है, शश। शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा क्वीन। वेदिका अश्वथ से अलग हो भीगी पलकों से उसे देख कहती है, आप कुछ भी कर ले पर मैं किसी की जान नहीं ले सकती।
मैं सिर्फ नीरज को सबक सिखाना चाहती हूँ, उसकी जान नहीं चाहिए मुझे। अश्वत्थ वेदिका के आंसू पोंछ बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हें लेना होगा, उसने तुम्हें एक सामान की तरह बेच दिया, क्या तुम्हें उसका बदला नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे अंदर इतना ही गुस्सा है कि सिर्फ उसे सबक सिखाओ? अश्वत्थ उसका चेहरा थाम एक सनक के साथ कहता है, अगर ऐसा है तो अपने गुस्से को आग बनाओ, एक ऐसी आग बनाओ कि उसके पास जो आए जलकर राख हो जाए। तुमने मुझसे कहा था ना कि नीरज के साथ जो करोगी तुम खुद करोगी, तो अब क्यों पीछे हो रही हो तुम? वेदिका फिर से नम आंखों से कहती है, उसका मतलब किसी की जान लेना नहीं था अश्वत्थ, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? ये पाप है और मुझसे पाप नहीं होगा। अश्वत्थ कहता है, ये कोई पाप नहीं है क्वीन, तुम रोज अपनी माता रानी की पूजा करती हो ना, उन्होंने तो खुद कितनों को मारा है, तो तुम उनकी पूजा क्यों करती हो? क्या वो पापी नहीं है? वेदिका जल्दी से कहती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं अश्वत्थ? वो पापी नहीं है, उन्होंने तो पापियों का वध किया है, भगवान पापी नहीं होते, वो सिर्फ पाप खत्म करते हैं। अश्वत्थ तिरछी मुस्कान लिए कहता है, तो नीरज कौन सा पुण्य आत्मा है, तुम्हें नहीं लगता कि वो भी एक पापी ही है जिसका वध तुम्हें करना चाहिए? मेरी बात को समझो और मार दो उसे। वेदिका अश्वत्थ की आंखों में देख कहती है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ अश्वत्थ, मैं एक मालूमी इंसान हूँ। हम इंसानों के बीच रहते हैं जहाँ इंसानों ने खुद के लिए ही कुछ नियम बनाए हैं। नीरज ने जो किया मैं उसका बदला उसको कानून के हवाले करके लूंगी, ना कि उसकी जान लेकर। अश्वत्थ टेढ़ी मुस्कान लिए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है इंसानों के बनाए नियम इतने मजबूत हैं कि उसको सजा मिल जाएगी? कभी नहीं, वो कुछ ही दिनों में बाहर आएगा और फिर से तुम्हारी जैसी किसी वेदिका को बेचेगा। फिर वो नई वेदिका भी ये सोचकर उसे नहीं मारेगी कि कानून है इस गलती की सजा देने के लिए। अब वेदिका बिल्कुल निशब्द हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अश्वत्थ बिल्कुल सही था। हमारा कानून आज भी इतना मजबूत नहीं है कि वह एक मुजरिम को जल्दी और सही सजा दे सके। अश्वत्थ उसको कुछ ना बोलता देख कहता है, नहीं है ना कोई जवाब मेरी बातों का, तो बनाओ मुझे अपनी हिम्मत और मार दो नीरज सहाय जैसे पापी को। वेदिका कुछ पल अश्वत्थ को बिना भाव के देखती है, फिर पूरे आत्मविश्वास से कहती है, ठीक है अश्वत्थ, मैं करूंगी नीरज सहाय जैसे पापी का वध, लेकिन मेरी शर्त वही रहेगी, मैं जो करूंगी खुद करूंगी, आप सिर्फ मेरी हिम्मत बनेंगे। उसकी बात सुन अश्वत्थ उसको अपने गले लगा लेता है। वेदिका की आंखें बंद हो जाती है। अश्वत्थ एक जुनून के साथ कहता है, तुम कभी खुद को अकेला नहीं पाओगी क्वीन, यह अश्वत्थ धनराज का तुमसे वादा है। मैं मर कर भी तुम... वो इतना ही कहता है कि वेदिका एकदम से उसे मुंह पर हाथ रख देती है। वेदिका अश्वत्थ से अलग हो उसकी आंखों में देख कहती है, मरना नहीं है अश्वत्थ, अब सिर्फ मारना है। जब इतनी हिम्मत दी है तो उसका नतीजा भी आपको अपनी आंखों से देखना होगा। उसकी बात सुन अश्वत्थ आगे कुछ नहीं कहता। आज उसे वेदिका की आंखों में मासूमियत नहीं, एक जुनून दिख रहा था जिसे उसने जगाया था। वो वेदिका नहीं लग रही थी जो उसके साथ 3 महीने से थी। आज उसको अपने सामने एक नई वेदिका दिख रही थी। अश्वत्थ वेदिका का हाथ अपने मुंह पर से हटा बिना कुछ कहे अपने और उसके होठों को जोड़ देता है। कैसा बाया था अश्वत्थ वेदिका की हिम्मत। कहाँ है वेदिका? क्या सच में अश्वत्थ बढ़ा दी थी वेदिका की हिम्मत? तो क्यों मारा उसने वेदिका को? एपिसोड 45। अब आगे। प्रेजेंट डे धनराज कॉर्पोरेशन। अश्वत्थ अपने ख्याल में ही था कि तभी उसका फोन बजता है। वो अपनी आंखें खोल बिना किसी भाव के स्क्रीन पर देखता। स्क्रीन पर एंजल शो हो रहा था। अश्वत्थ कॉल पिक करता है कि फोन की दूसरी तरफ से निगाह कहती है, तुम अब तक घर क्यों नहीं आए हो? अश्वत्थ उसकी बात सुन एक नज़र अपनी घड़ी देखता है तो रात के 10 बज रहे थे। वो फोन पर निगाह से कहता है, आई कमिंग एंजल। निगाह फोन पर कहती है, सिर्फ 30 मिनट हैं तुम्हारे पास डेविल, अगर तुम इतने वक्त में नहीं पहुंचे तो तुम्हारा सुबह वाला राज खोलने में मुझे 31 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। ये बोल निगाह बिना कुछ सुने फोन कट कर देती है। अश्वत्थ उसकी बात सुन बिना वक्त लगाए अपने केबिन से निकल भागता हुआ लिफ्ट में जाता है और नीचे आकर अपनी कार में बैठ ड्राइवर से कहता है, अगर तुमने 20 मिनट में मुझे मेंशन पहुंचा दिया तो तुम्हारी सैलरी डबल। उसकी बात सुन ड्राइवर पूरी स्पीड से कार दौड़ा देता है।
AD. मेंशन। अश्वथ की कार 18 मिनट के अंदर ही मेंशन में आकर रुकती है। अश्वथ जल्दी से अपनी कार से उतरता है और सीधा अंदर की तरफ भागता है। सारे बॉडीगार्ड उसको ऐसे भागते देख हैरान रह गए। अश्वथ जैसे ही मेंशन में एंटर करता है, उसको अपने सामने निगाह सोफे पर अपने पैर पर पैर चाए बैठी मिलती है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कान थी और वो अपने हाथ अपने सीने पर बांधे अश्वथ को ही देख रही थी। अश्वथ आराम से उसके पास जाता है। निगाह अश्वथ को देख कहती है, 20 मिनट में ही आ गए, अब तो उस बॉक्स का राज जानने के लिए मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है डेविल। अश्वथ निगाह को देख हल्के गुस्से में कहता है, बॉक्स मुझे दो एंजल। निगाह अपनी दोनों बाहें सोफे पर फैला तिरछी मुस्कान लिए कहती है, I. Which box devil? अश्वथ गुस्से में निगाह के पास जाता है और उसके बाल अपनी मुट्ठी में भींच कहता है, क्यों झूठ कहा मुझसे? तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। निगाह बहुत आराम से अश्वथ की आंखों में देख बिना किसी दर्द के एहसास के कहती है, तो मैंने तुमसे झूठ कहाँ बोला डेविल? अश्वथ उसके चेहरे पर झुक अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुमने झूठ क्यों कहा कि बॉक्स तुम्हारे पास है और 30 मिनट बाद तुम उसे खोल दोगी? निगाह अश्वथ के होठों पर पैक करके टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, क्या सच में मैंने यही कहा था? Remember my words devil. मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि वो बॉक्स मेरे पास है। मैं तो सिर्फ तुम्हें डराया था और देखो तुम इतना डर गए कि 30 की जगह 20 मिनट में ही मेंशन आ गए। अश्वथ उसकी बात सुन उसके शब्द याद करने लगता है। वो याद आते ही वो निगाह के बाल छोड़ उसके पास बैठ उसके बाल सहलाने लगता है। निगाह अश्वथ को देख उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, ऐसा मत सोचना डेविल कि तुमने वो बॉक्स मुझसे छुपा दिया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो तुम्हारे स्टडी रूम में कहाँ पर है। मैंने सिर्फ इसलिए उसे नहीं देखा क्योंकि निगाह मेहरा कोई काम किसी के पीठ पीछे नहीं करती। अश्वथ उसकी बात सुन कोई रिएक्शन नहीं देता, ना ही उसको कोई हैरानी होती है। वो बस बिना भाव के निगाह को देखे जा रहा था। निगाह भी उसी को तिरछी मुस्कान के साथ देख रही थी। अश्वथ एकदम से अपने होठ निगाह के होठ से जोड़ उसे बेरहमी से किस करने लगता है। उसके हाथ अभी भी निगाह के बाल सहला रहे थे। निगाह उसकी किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद अश्वथ निगाह के होठों पर जोर से बाइट कर उससे अलग हो जाता है। निगाह अपने होठों से आता खून सक कर अश्वथ से कहती है, तुम्हें डराने के लिए सिर्फ इतनी सी सजा डेविल। अश्वथ उसके होठों पर पैक कर कहता है, बाकी की सजा कमरे में मिलेगी, फिलहाल चलकर डिनर करो। ये बोल अश्वथ निगाह का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। निगाह बिना भाव के कहती है, मुझे उस बॉक्स का राज कब बताने वाले हो? अश्वथ अपने कमरे की तरफ जाता हुआ कहता है, सही वक्त आने पर मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम डिनर करो। निगाह तिरछी मुस्कान के साथ अश्वथ को देखते हुए कहती है, I. Fine. लेकिन उस बॉक्स के साथ तुम मुझे उस सीक्रेट रूम का भी राज बताओगे? उसकी बात सुन अश्वथ शॉक्ड हुआ पलटकर निगाह को देखता है। निगाह उसको हैरान देख शातिर मुस्कान लिए कहती है, I. Don't be surprised devil. मैं अब तक वहाँ एक बार भी नहीं गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद वहाँ लेकर जाओ और सब राज एक साथ बताओ। अश्वथ उसकी बात सुन कुछ नहीं कहता और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। निगाह डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा अपने घर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी कार खराब हो गई और वो आधे घंटे से लिफ्ट के लिए हेल्प मांग रही थी, पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तभी उसे फिर से एक कार आती दिखाई देती है। वो थोड़ा आगे बढ़ अपना हाथ दिखाते हुए लिफ्ट के लिए मदद मांगने लगती है। वो कार उसके पास आकर रुकती है। त्रिशा जल्दी से उस कार की विंडो के पास जाती है। उस कार में बैठा आदमी विंडो ग्लास नीचे करता है। त्रिशा जल्दी से उस आदमी से कहती है, देखिए मेरी कार खराब... वो इतना ही कहती है कि उसकी नज़र उस आदमी के चेहरे पर जाती है। त्रिशा भड़कते हुए कहती है, तुम नीरज सहाय के असिस्टेंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनित अपनी एक भौं चढ़ाकर कहता है, मिस वॉटेवर, पहली बात ये रोड है आपका घर नहीं जो मैं यहाँ नहीं हो सकता, दूसरी कि तुमने खुद मुझे रोका था। त्रिशा उसकी बात सुन सकपका जाती है, लेकिन अपनी गलती ना मानते हुए कहती है, ठीक है, तो अब मैं ही बोल रही हूँ कि जाओ यहाँ से।
तुमसे मदद लेने से बेहतर है कि मैं अपनी रात सड़क पर ही गुजार लूं। रोनित अपने कंधे उचका कर कहता है, I, as your wish. वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद करने का कोई शौक नहीं है क्योंकि तुम मेरे बॉस की दुश्मन हो। ये बोल वो अपनी कार लेकर आगे बढ़ जाता है। त्रिशा गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ खुद से कहती है, बोल तो ऐसा रहा है जैसे मुझे बड़ा शौक है इससे हेल्प लेने का, दुश्मन। डॉट त्रिशा अग्निहोत्री की दुश्मनी देखी कहाँ है अभी तुमने नीरज सहाय के असिस्टेंट। मेरी दुश्मनी तुम्हें अपने बॉस से पूछनी चाहिए, उसकी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है हम तीनों ने। ये बोल वो गुस्से में एक जोर की लात अपनी कार पर मारती है, फिर चिढ़ते हुए कहती है, इसको भी अभी ही खराब होना था। पहले से ही दिमाग खराब था, उस नीरज सहाय के असिस्टेंट ने आकर और खराब कर दिया। लेकिन अब करूं क्या, इतनी रात हो चुकी है और फोन में नेटवर्क भी नहीं है कि किसी की हेल्प ले सकूं। वो अपने में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी कोई उसके पीछे से कहता है, अगर मुझे कोसना गया हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। त्रिशा पीछे मुड़कर देखती है तो एक बार फिर वो गुस्से से भर जाती है। वो अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम फिर वापस आ गए नीरज सहाय के असिस्टेंट, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। रोनित भी उसी के लहजे में कहता है, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने बॉस के दुश्मन की मदद करने का, लेकिन तुम एक लड़की हो और इतनी रात को तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, सिर्फ इसलिए वापस आया हूँ। त्रिशा रोनित को घूरते हुए कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो कोई भी आकर मेरे साथ कुछ भी करेगा। फिर व्यंग में कहती है, और देखो तो लड़कियों की फिक्र भी कौन कर रहा है। जिसका अपना बॉस एक हवसी है, जिसका बॉस खुद लड़कियों को एक खिलौना समझता है, उसका असिस्टेंट एक लड़की के लिए फिक्र कर रहा है। What a hypocrisy. रोनित गुस्से में कहता है, देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, मेरे बॉस ऐसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की उनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन तुम कुछ भी बकवास मत करो। त्रिशा भी तैश में कहती है, दुश्मनी नहीं नफरत है मुझे उस जैसे घटिया इंसान से और उससे जुड़े हर इंसान से। सुना तुमने रोनित वर्मा, नफरत है मुझे तुम्हारे उस दरिंदे बॉस और यहाँ तक कि तुमसे भी, क्योंकि तुम उसके लिए काम करते हो। रोनित गुस्से में चिल्ला कर कहता है, Shut up, just shut up. तुम अपनी हद में रहकर बात करो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो ऐसे है। त्रिशा भी रोनित को घूरते हुए अपनी लाल आंखों से देख कहती है, सबूत चाहिए तुम्हें, ठीक है तो आज मैं तुम्हें सबूत देती हूँ तुम्हारे बॉस के वहसी दरिंदे होने का। ये कहते वक्त उसकी आंखें छलक गई थी। त्रिशा रोनित का हाथ पकड़ गुस्से में खींचते हुए उसे उसकी कार के पास ले जाने लगती है। रोनित तो उसके हाथ में अपने हाथ को देखकर ही शांत हो चुका था। वो कभी अपने और उसके हाथ को तो कभी त्रिशा को देखता जो बेसुध सी गुस्से में उसे उसकी कार के पास लेकर जा रही थी। त्रिशा रोनित की कार के पास आकर उसकी कार का डोर खोल कहती है, बैठो अंदर। रोनित जो कब से उसके और अपने हाथ को देख रहा था वो उसकी आवाज से अपने सेंस में आता है। रोनित कंफ्यूज हुआ कहता है, कहाँ लेकर जा रही हो। त्रिशा ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ती हुई कहती है, तुम्हें सबूत देखना था ना, तो बस वही दिखाने ले जा रही हूँ। अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप कार में बैठ जाओ वरना आज मैं तुम्हारा खून करके ही घर जाऊंगी। रोनित उसे कुछ पल गौर से देखता है। उसका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रही थी। त्रिशा ड्राइविंग सीट पर बैठ रोनित को घूरते हुए कहती है, तुम बैठ रहे हो या मैं तुम पर गाड़ी चढ़ा दूं। रोनित उसकी बात सुन जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। त्रिशा कार फुल स्पीड के साथ बढ़ा देती है। क्या राज है अश्वथ के सीक्रेट रूम का? क्या सबूत दिखाएगी त्रिशा रोनित को? कहाँ लेकर जा रही हैं त्रिशा रोनित को? एपिसोड 46। अब आगे। अगली सुबह मेहरा एंटरप्राइजेज। निगाह इस वक्त अपने केबिन में मिस्टर चौहान वाली फाइल देख रही थी और उसके सामने त्रिशा और तान्या खड़े थे। निगाह फाइल देखते हुए तान्या से कहती है, तान्या साइट की क्या रिपोर्ट है? तान्या निगाह को देख कहती है, मैम साइट रेसिडेंशियल एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है और ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है।
निगाह तान्या को देख अपना सर हिला देती है, फिर तृषा को देख कहती है, तृषा, रिपोर्ट सही है। तृषा निगाह को कोई जवाब नहीं देती, वो कहीं और ही खोई थी। तान्या उसका कोई जवाब न देख एक नज़र निगाह को देखती है तो निगाह तृषा को अपनी एक भौं चढ़ाकर देख रही थी। तान्या जल्दी से तृषा के कंधे पर हाथ रख कहती है, तृषा, तुम कहाँ खोई हुई हो? मैम कुछ कह रही हैं। तान्या के टच से तृषा अपने संस में आती है और जल्दी से एक नज़र तान्या को देख निगाह से कहती है, येस येस मैम, आप कुछ कह रही था। I am so sorry. मेरा ध्यान नहीं था। निगाह अपनी चेयर से उठ तृषा के पास जाकर अपने हाथ अपने सीने पर बांध कहती है, जरूरी ये नहीं है कि तुम खोई हुई थी, जरूरी ये है कि तुम कहाँ खोई हुई थी। तृषा निगाह से अपनी नज़र चुराते हुए कहती है, नहीं कहीं नहीं मैम, बस मैं कुछ सोच रही थी। ये बोल वो एक नज़र निगाह को देखती है, फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। निगाह तान्या को देख टेढ़ी मुस्कान लिए कहती है, तान्या, जब कोई इंसान नज़र चुराकर बात करता है तो उसका क्या मतलब होता है? तान्या तृषा को देख बिना भाव के निगाह से कहती है, उसका एक ही मतलब होता है मैम कि वो इंसान हमसे कुछ छुपा रहा है। तृषा तान्या को देख जल्दी से कहती है, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तान्या तिरछी मुस्कान लिए तृषा से कहती है, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? निगाह भी शातिर मुस्कान लिए तृषा से कहती है, और मैंने भी ऐसा नहीं कहा कि तुम हमसे नजरें चुरा रही हो, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा तृषा कि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं? तृषा उन दोनों की बात सुन सकपका जाती है, उसके माथे से सी में भी पसीना आने लगता है। निगाह तृषा से बिना भाव के कहती है, Trisha, look into my eyes. तृषा बहुत हिम्मत करके निगाह की आंखों में देखती है। निगाह उसकी आंखों में देख कहती है, तुम कुछ छुपा रही हो हमसे? वेल मैं नहीं पूछूंगी, सो रिलैक्स। जब तुम्हें सही लगे तुम बता सकती हो, घबराओ मत। ये बोल निगाह डेस्क से पानी का ग्लास उठा तृषा के आगे करती है। तृषा निगाह से पानी लेकर थोड़ा सा पानी पीती है। वो एक गहरी सांस ले ग्लास डेस्क पर रख निगाह को देख कहती है, Thank you for understanding me, ma'am. निगाह तृषा के कंधे पर हाथ रख कहती है, तुम्हारी आंखें अभी बताना नहीं चाहती तृषा, वरना मैं खुद पता लगा सकती हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। तान्या भी तृषा के दूसरे कंधे पर हाथ रख कहती है, बस इतना याद रखना कि हम हैं तेरे साथ, इसलिए ज्यादा परेशान होने की या सोचने की जरूरत नहीं है, जब लगे कि बताना है तो बता देना। तृषा उन दोनों की बात सुन एक नज़र दोनों को देख मुस्कुरा देती है, फिर तान्या से कहती है, जरूर मैम, और तुम्हारे सिवा है ही कौन जो अपनी परेशानी किसी और को बताऊं मैं? तान्या मुस्कुरा देती है। निगाह अपनी चेयर की बढ़ बढ़ कहती है, Okay then, move to your cabins. तान्या और तृषा एक नज़र निगाह को देख केबिन से निकल जाती है। तृषा का केबिन। तृषा अपने केबिन में जैसे ही एंटर करती है वो देखती है कि कोई आदमी पहले से ही उसके केबिन में बैठा है। तृषा को सिर्फ पीछे से उसका सर दिख रहा था क्योंकि उस आदमी का चेहरा तृषा के चेयर की तरफ था। तृषा कंफ्यूज हुई उस आदमी के पास जाती है और जैसे ही उसका चेहरा देखती है हैरान रह जाती है। वो एकदम से गुस्से से भर जाती है और उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीरज सहाय के असिस्टेंट। रोनित चेयर से उठ तृषा से बहुत आराम से कहता है, Listen Trisha. सबसे पहले तो मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे केबिन में बिना बताए आया। देखो, मैं तुमसे कल के लिए माफी मांगने आया हूँ। तृषा गुस्से में रोनित को घूरते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए, अभी के अभी मेरे केबिन से निकलो वरना तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हें भी अंदर करवा दूंगी मोलेस्टेशन के चार्ज में, निकलो यहाँ से। रोनित हैरान हुए कहता है, पर मैंने तुम्हें कब मोलेस्ट किया? तृषा अपने दांत पिसते हुए कहती है, बड़ी जल्दी भूल गए कल रात तुमने क्या किया था। उसकी बात सुन रोनित कल रात की बात याद करने लगता है। फ्लैशबैक। रात में रोनित और तृषा इस वक्त रोनित की कार में थे। रोनित ड्राइविंग सीट पर बैठा था और तृषा पैसेंजर सीट पर। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तृषा विंडो के बाहर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोनित कार ड्राइव करते हुए कभी कभी तृषा को देख रहा था,
आज तृषा ने उसे जो दिखाया था वो इंसानियत का कत्ल करने जैसा था। रोनित ने ये सोचा भी नहीं था कि नीरज इतना घटिया इंसान हो सकता है। कुछ ही देर में रोनित कार एक घर के बाहर रोकता है। तृषा को तो होश ही नहीं था कि कार रुक चुकी है। वो तो कुछ सोचते हुए बस रोए जा रही थी। रोनित उसको खोया हुआ देख कहता है, तृषा तुम्हारा घर आ गया। लेकिन तृषा अभी भी नहीं सुनती। रोनित उसका कोई जवाब न देख झिझकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। किसी का टच फील कर तृषा एक झटके के साथ घबराते हुए अपने सेंस में आती है। रोनित जल्दी से अपना हाथ हटा कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ, वो तुम्हारा ध्यान नहीं। वो इतना ही बोला कि तृषा गुस्से में उसे देख कहती है, How dare you to touch me? रोनित उससे बहुत आराम से कहता है, मैंने तुम्हें आवाज दी थी पर तुमने सुनी नहीं तो मुझे तुम्हें टच करना पड़ा। तुम्हारा घर आ गया है, बस यही बता रहा था। तृषा भड़कते हुए कहती है, आइंदा अगर मुझे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे बॉस से और तुम उसके लिए काम करते हो इसलिए तुमसे भी करती हूँ, खबरदार जो मुझे छुआ तो। रोनित उसको शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स तृषा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दर्द और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें वो सब कहा लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। उसकी बात सुन तृषा की आंखें फिर से बहने लगती है। वो गुस्से में कहती है, नीरज सहाय और उससे जुड़े हर इंसान के इरादे मुझे बहुत अच्छे से पता है। और क्या कहा तुमने, मेरा दर्द समझते हो? फिर व्यंग में कहती है, अरे तुम क्या समझोगे मेरा दर्द, मेरे ऊपर बीती है इसलिए सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे किसी अपने पर बीती होती तब... वो इतना ही बोली कि रोनित एकदम से चिल्लाता है, Shut up Trisha. उसके चिल्लाने से इस बार तृषा भी सहम जाती है। रोनित अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोल तृषा को देख कहता है, देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम पर क्या बीती है लेकिन जरूरी नहीं कि मैं नीरज सर के साथ काम करता हूँ तो मैं भी वैसा ही हूँ। मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, तुम मुझे गलत समझना बंद करो। तृषा बहती आंखों के साथ व्यंग से कहती है, उन्हें... गलत समझना बंद कर दूं? कितना आसान होता है ना तुम लड़कों के लिए ये सब बोलना कि मैं वैसा नहीं हूँ। फिर गुस्से में रोनित को घूरते हुए कहती है, लेकिन असलियत यही है कि तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो, वहसी, दरिंदे, हवस के भूखे। तुम कह रहे हो तुम मेरा दर्द समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो बताओ मुझे। तृषा रोनित का कॉलर पकड़ कहती है, क्या तुम नीरज सहाय को सजा दिलाने में मेरी मदद करोगे? क्या तुम कल उसकी नौकरी से रिजाइन देने वाले हो? क्या तुम कहोगे उसे जाकर कि वो एक घटिया इंसान है जिसके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? इतना बोल वो रोनित के जवाब का इंतजार करने लगती है लेकिन रोनित उसको कोई जवाब नहीं दे पाता। वो बस अपलक तृषा को और उसके लाल पड़ चुके चेहरे को देख रहा था। तृषा उसे चुप देख उसका कॉलर झटक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहती है, क्या हुआ रोनित वर्मा? नहीं है जवाब मेरे सवालों का? अरे तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम नीरज सहाय के असिस्टेंट हो। मुझसे तुम्हारा क्या लेना देना जो तुम मेरी मदद करोगे? फिर उसको घूरते हुए कहती है, आइंदा अगर तुमने कहा ना कि तुम मेरा दर्द समझते हो तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, समझे नीरज सहाय के असिस्टेंट। ये बोल वो कार से उतरने लगती है कि रोनित एकदम से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच उसके और अपने होंठ जोड़ देता है। तृषा उसकी हरकत देख अवाक रह जाती है, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। रोनित अपनी आंखें बंद करके उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। तृषा जल्दी से अपने सेंस में उसको खुद से दूर करने लगती है। रोनित ने पीछे से उसकी पीठ और सर होल्ड किया था। तृषा चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। रोनित वैसे भी एक भारी शरीर वाला 5 फीट 9 इंच की हाइट रखने वाला इंसान था। तृषा भी 5 फीट 5 इंच की ट्रेंड लड़की थी लेकिन उसकी ताकत रोनित के आगे कम पड़ रही थी। रोनित उसको बेतहाशा चूमे जा रहा था, वही तृषा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें रोने की वजह से पहले ही लाल थी जो अब गुस्से से पूरी खून जैसी हो गई थी। तृषा अब सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रही थी लेकिन रोनित था कि उसे कोई होश ही नहीं था। वो तो बस बेसुध सा उसको किस किए जा रहा था।
त्रिशा को जब अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस होती है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रोनित को धक्का देती है। उसके ऐसा करते ही रोनित कार की डोर से टकराता है और अपने होश में आता है। त्रिशा अपने सीने पर हाथ रखे बहुत तेज सांस ले रही थी। थोड़ी देर में उसकी सांसें कुछ हद तक नॉर्मल होती है। रोनित अपलक त्रिशा को देख रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी उसने क्या और क्यों किया। तभी त्रिशा रोनित को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। रोनित का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसका एक हाथ अपने गाल पर चला जाता है। त्रिशा कुछ पल उसे गुस्से में घूरती है, फिर उसकी कार से निकल अपने घर की तरफ चली जाती है। क्या सबूत दिखाया त्रिशा ने रोनित को? क्या सच में रोनित उसका दर्द समझ रहा है? क्या होगा त्रिशा के थप्पड़ का नतीजा? एपिसोड 47। अब आगे। रोनित वो सब याद करते हुए चुप खड़ा था। त्रिशा उससे कहती है, याद आया या एक बार और अच्छे से याद दिलाओ रोनित वर्मा। उसकी आवाज़ सुन रोनित अपने सेंस में आता है। वो त्रिशा को देख जल्दी से कहता है, देखो त्रिशा, मुझे पता है मैंने गलत किया था, लेकिन मेरा यकीन करो मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे खुद कुछ भी समझ नहीं आया कि मैंने क्यों तुम्हें इतना बोल रोनित खुद ही रुक जाता है और अपनी नज़रें झुका लेता है। त्रिशा गुस्से में कहती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने ये सब क्यों किया। उसकी बात सुन रोनित उसे देखने लगता है। त्रिशा उसकी आंखों में देख कहती है, ये सब तुम्हारी हवस की वजह से हुआ, आखिर मालिक भी तो वैसा ही है। मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा बॉस और तुम्हारे बॉस से जुड़ा हर आदमी लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझते हैं। रोनित थोड़ी तेज आवाज में कहता है, enough is enough त्रिशा। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ और तुम हो कि कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। त्रिशा रोनित पर उंगली पॉइंट कर कहती है, आवाज नीचे रखकर बात करो नीरज सहाय के असिस्टेंट, मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे केबिन में हो। फिर चिढ़ते हुए कहती है, और ये क्या माफी लगा रखा है तब से? तुम्हें क्या लगता है तुम पहले मेरे साथ जो जी में आए वो करोगे और फिर माफी मांगोगे तो मुझे तुम्हारे इरादों का पता नहीं चलेगा। त्रिशा रोनित को घूरते हुए कहती है, listen to me very carefully मिस्टर रोनित वर्मा। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे उस घटिया बॉस के सब इरादे पता है। तुम्हें मैं कल अकेली मिली तो तुमने सोचा अकेली है क्या ही कर लेगी, उठा लेता हूँ इसका भी फायदा। फिर व्यंग में कहती है, लेकिन तुम भूल गए कि मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे बॉस से भिड़ सकती हूँ तो तुम तो सिर्फ उसके लिए काम करते हो। अब निकालो यहाँ से, इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें धक्के देकर निकाल दूँ। रोनित उसकी सारी बातें शांत खड़ा सुन रहा था। वो बहुत शांति से कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जो राय बनानी है बना लो, लेकिन मुझे कल रात के लिए माफ कर दो प्लीज। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। त्रिशा उसकी बात पर हंसने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, ओ रोनित वर्मा, तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने काम नहीं करने वाला, तो जाकर अपना काम करो। फिर घिन भरी नजरों से देख कहती है, अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो उस जैसे घटिया इंसान की नौकरी कब की लात मार चुका होता, लेकिन क्या तुमने ऐसा किया नहीं ना? तो क्या सबूत दोगे तुम मुझे अपने सच्चे अच्छे लड़कियों की इज्जत करने वाले इंसान होने का? त्रिशा कुछ पल जवाब के लिए उसका इंतजार करती है, लेकिन रोनित कोई जवाब नहीं देता। त्रिशा अपनी चेयर की बढ़ बढ़ कहती है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम पर वेस्ट करने को, 100 दफा हो जाओ मेरे केबिन से और आइंदा मेरी आंखों के सामने भी मत आना। ये बोल त्रिशा चेयर पर बैठ अपना लैपटॉप ऑन कर काम करने लगती है और अब रोनित को इग्नोर कर देती है। रोनित उसे कुछ पल देखता है, फिर बिना कुछ कहे उसके केबिन से निकल जाता है। त्रिशा उसके जाने के बाद एक नज़र दरवाजे को देखती है, फिर अपना सर झटक वापस काम करने लगती है। रात का वक्त, तान्या का कॉटेज। तान्या अपने कॉटेज में एंटर करती है। वो सीधा अपने बेडरूम में जाती है और बेड पर पेट के बल अपने दोनों हाथों को फैला गिर जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो महसूस करती है कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। वो बिना देखे कहती है, थैंक यू समर्थ, आई रियली नीड दिस। समर्थ मुस्कुराकर कहता है, एनीथिंग फॉर माई डॉल। ये बोल वो तान्या के सर पर किस करता है। तान्या उसकी तरफ पलट मुस्कुराती हुई उसे देखने लगती है। समर्थ भी उसे ही देख रहा था।
तान्या उसे अपने पास लेटने का इशारा करती है। समर्थ उसके पास लेट जाता है, उसके हाथ अभी भी तान्या के बालों में चल रहे थे। तान्या उसके गले में अपनी बाहें लपेट उसके गाल पर किस करती है, फिर वो भी उसके बाल सहलाते हुए कहती है, थक तो तुम भी गए होगे। समर्थ उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। दोनों एक दूसरे के बाल सहलाते हुए एक दूसरे की बाहों में थे। थोड़ी देर बाद समर्थ कहता है, डॉल, मैं सिर्फ थका नहीं हूँ, भूखा भी हूँ। तान्या उसकी बात पर हंस देती है। तान्या समर्थ को देख कहती है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं दोनों के लिए डिनर बनाती हूँ, ओके। ये बोल तान्या समर्थ के होठों पर पैक करती है। समर्थ मुस्कुराकर कहता है, तुम भी पहले फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर बनाना। तान्या उसके गाल पर किसकर कहती है, I, as your wish darling. समर्थ मुस्कुराता है। तान्या बेड से उतर बाथरूम की तरफ चल देती है। समर्थ भी अपने कमरे की तरफ चल देता है। कुछ देर बाद तान्या फ्रेश होकर बाथरूम से निकलती है और किचन में चली जाती है। तान्या किचन में आकर सबसे पहले फ्रिज खोलकर देखती है। वो खुद से कहती है, क्या बनाऊं? एक तो रोज रोज खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है, समझ ही नहीं आता क्या बनाया जाए। वो थोड़ी देर फ्रिज में सब सामान देखती है, फिर पनीर उठा लेती है। वो फ्रीज बंद करके पनीर देखते हुए कहती है, इसी से कुछ बनाते हैं। चल बेटा, पनीर मेरा डिनर बनने के लिए तैयार हो जा। ये बोल वो स्लैब के पास चली जाती है। वो पनीर स्लैब पर रख बास्केट से 3-4 सब्जियां लेती है और उनको चॉप करने लगती है। तभी समर्थ उसको पीछे से अपनी बाहों में भर कहता है, क्या बना रही हो डॉल? तान्या सब्जी कट करते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या बना रही हूँ, बस जो बन जाएगा हम खा लेंगे। ये बोल वो हंस देती है। समर्थ भी हंसते हुए कहता है, मतलब मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तान्या एक नज़र उसको देख कहती है, आइडिया बुरा नहीं है, पहले तुम ही डिनर करना।